डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड में सिंपल टिश्यू में कॉलनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम पैरेंकाइमा के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉलनकाइमा टिश्यू जो होता है वो हिंदी में कहलाता है स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक जीवित कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक है। इसकी जिनकी कोशिका भित्ति में स्थूलन जो होता है वो स्थानगत होता है, लोकलाइज्ड स्थूलन पाया जाता है। इन कोशिकाओं में स्थूलन जो होता है वो लिग्निन का स्थूलन नहीं होता। अधिकांशतः ये मृदुतिकी कोशिकाओं के स्थूलन से ही विकसित होता है, परंतु इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल से ये स्थूलन से विकसित होगा। यानी जिन पैरेन्काइमेटस सेल्स में हो गया है वह स्थूलन, उन्हीं कोशिकाओं में ये स्थूलन होता है, परंतु इनकी कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस सेल से ज्यादा लंबी होती है। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलनकाइमा की बात करें तो स्थूल कोण उत्तक दीर्घित कोशिकाओं से, जो कि दीर्घित कोशिकाएं, लंबी कोशिकाएं जो कि प्रोकैम्बियम के समान ही दिखती हैं, अथवा ग्राउंड मेरिस्टेम से विकसित समव्यासी कोशिकाओं से परिवर्तित होते हैं। ये तने में, पत्तियों में, पुष्पीय अंगों और फलों में पाया जाता है। द्वितीयक ऊतकों के अंदर, सेकेंडरी टिश्यूज जो होते हैं उनमें स्थूल कोण उत्तक नहीं पाया जाता। अधिकांशतः एक बीजपत्री जो मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स होते हैं उनमें भी दृढ़ोत्तक, उनमें स्क्लेरेंकाइमेटस जल्दी से विकसित होता है, शीघ्र विकसित हो जाता है, इसलिए वहां पर भी स्थूल कोण उत्तक का अभाव होता है। सामान्यतः जड़ों में और जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं उनमें कॉलनकाइमेटस टिश्यू नहीं पाया जाता। ये अधिकांशतः जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी वलकुट की बाह्य परतों के रूप में या अधिचर्म की हाइपोडर्मिस के रूप में पाया जाता है। तो स्थूल कोण उत्तक मेनली एपिडर्मिस की हाइपोडर्मिस में मिलेगा या वलकुट की जो कॉर्टेक्स की जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें पाया जाता है। इसमें हाइपोडर्मिस जो होती है वो एक सतत परत के रूप में भी हो सकती है, जैसे कैफेरिस में हम देखते हैं, या अलग अलग उभारों के रूप में भी हो सकती है, जैसे कुकुरबिटा में हम देखते हैं। पत्तियों में ये शिराओं के एक और अथवा दोनों शिराओं की तरफ पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉलनकाइमा की बात करें तो कॉलनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं वो भी पैरेन्काइमेटस सेल्स की तरह समव्यासी होती हैं और लंबे तंतु में दीर्घित भी हो सकती हैं। ये मृदुतक की अपेक्षा इनकी कोशिका भित्ति ज्यादा मोटी होती है, जैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स के जैसे ही होती हैं, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होगी उनमें थिकनेस ज्यादा होती है, इसलिए मोटी होती है। इसकी सेल वॉल जो होती है ज्यादा मोटी होती है और ये जो इनकी वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी रहती है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो असमान मोटाई की भी होती है। इस प्रकार से जो स्थूलन होते हैं कोशिकाओं की वृद्धि के साथ साथ होता रहता है। इसी कारण से तरुण पादप अंगों को उनकी वृद्धि को अवरुद्ध किए बिना ही लचक और दृढ़ता प्रदान करता है। ये पौधों को हवा के झोंकों से भी सरलतापूर्वक बिना टूटे, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे पौधे जो होते हैं हवा के झोंकों को भी सहन कर सकते हैं। कभी कभी इन कोशिकाओं में क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू भी पाया जाता है। टाइप्स ऑफ कॉलनकाइमा की जब हम बात करते हैं तो स्थूलन की स्थिति के आधार पर, किस स्तर पर है वो, उस आधार पर उनको स्थूलन, हमको 3 प्रकार का स्थूल कोण उत्तक मिलता है। फर्स्ट होता है जिसको हम लैमिनर और प्लेट कॉलनकाइमा कहते हैं। सेकंड जो है वो लैक्यूनर कॉलनकाइमा या रिक्तिका में स्थूल कोण उत्तक कहलाता है, और तीसरा जो होता है वो कोणीय स्थूल कोण उत्तक कहलाता है, जिनके डायग्राम दे रखे हैं। फर्स्ट है लैमिनर। लैमिनर में जो होता है ये टेंजेंटल, जब इसकी जो है वो स्पर्श रेखाओं पर ही पाया जाता है। जब स्पर्श रेखीय स्थूलन पाया जाता है तब उसको हम इस तरह लैमिनर या प्लेट कॉलनकाइमा कहते हैं। जो सनफ्लावर स्टेम है उसकी हाइपोडर्मिस में ये मिलता है। ये प्लेट की तरह होता है, दिखाई देता है, इसलिए इस प्रकार के लैमिनर को हम प्लेट कॉलनकाइमा भी कहते हैं। और ये उत्तक पट्टी का स्थूल प्लेट कॉलनकाइमा भी कहलाता है। सेकंड है लैक्यूनर। लैक्यूनर के अंदर जैसे मालवा, साल्विया आदि के अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश के चारों ओर जितने भी जो
अंतराकोशिकीय अवकाश जो मिलेंगे उनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो सेल के बीच में पाई जाती है उनके अंदर जब स्थूलन मिलता है तब इस प्रकार का रिक्तिकाओं में पाया जा रहा है, इसलिए अंतरकोशिकीय अवकाश के रिक्तिका में मिला है, इसलिए रिक्तिका में स्थूलकोण कहलाएगा। तीसरा होता है वो एंगुलर, इसमें जैसे टेंजिटस में, गेंदे में, धतूरे में, इन आदि के अंदर कोशिकाओं के कोणों की लंबाई में ये जो कोण बन गए इनकी लंबाई में पाया जाएगा, तब इस प्रकार के स्थूलन को एंगुलर स्थूलन कहते हैं। और स्थूल कोण के जब फंक्शंस की बात करते हैं तो स्थूल कोण जो है पहला फंक्शन है कि ये जो प्लांट के सॉफ्ट ऑर्गन्स में मिलता है, जैसे कि तरुण शाखाओं में, पुष्प ग्रंथ में, पर्ण ग्रंथ में, तो ये प्लांट उस पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और रिजिडिटी प्रदान करता है। विशेष रूप से तरुण कोशिकाओं को हवा के थपेड़ों को सहन टूटने से बचाता है और ये पत्ती को किनारों को भी कटने फटने से बचाता है। स्थूल कोण उत्तक के अंदर जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्थूलन, प्लांट में स्थूलन भी होता जाता है उससे पादप में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आवश्यकता पड़ने पर स्थूल कोण उत्तक भी मृदुत्व की कोशिकाओं की तरह ये भी मैरिस्मेटिक हो जाता है और इससे क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ में जितना भी वुंड बन गया, घाव बन गया, उसको भरने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से सेकेंड टिश्यू हमने सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा के बाद कॉलनकाइमेटस टिश्यू के बारे में स्टडी किया। अब थर्ड सिंपल टिश्यू जो है वो हम पढ़ते हैं स्क्लेनकाइमेटस टिश्यू, जिसको हम दृढ़ उत्तक कहते हैं। दृढ़ उत्तक जो होता है इसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली भी होती है। सेल के अंदर दृढ़ उत्तक है जो उसके अंदर सेल वॉल मोटी होगी और उसमें स्थूलन जो होगा वो लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है। दृढ़ोत्तक जो होता है इसका ये वर्ड स्क्लेनकाइमेटस जिसको कहते हैं, ये स्क्लेरोसिस शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ है दृढ़ अथवा मजबूत। इस प्रकार से ये कोशिकाएं जो होती हैं डिफरेंट शेप एंड साइज की भी होती हैं। कभी कभी इनमें इतना अधिक द्वितीयक स्थूलन बन जाता है कि इनकी ल्यूमन ही जो सेल की जो ल्यूमन जो होती है, बीच की ल्यूमन होती है, वो भी अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए दृढ़त्व की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। इनकी समान मोटाई की परतों के रूप में लिग्निन स्थूलन भी पाया जाता है। लिग्निन जो होता है ये जल के लिए पारगम्य होता है, यानी लिग्निन के कारण क्या होगा पानी भी जो होता है उस सेल से निकल नहीं सकता, परमिएबिलिटी नहीं होती, इम्परमेबल होता है। अतः परिपक्व कोशिकाओं को जब पानी नहीं अवेलेबल होगा तो वो निर्जीव हो जाती है। तो इस प्रकार से दृढ़ उत्तक जो है वो जो लिग्निन के स्थूलन के कारण जो होता है इसकी सेल जो होती है डेड हो जाती है। अब जब हम इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्क्लेनकाइमेटस टिश्यू। स्क्लेनकाइमेटस टिश्यू भी दो तरीके के होते हैं। पहला तो है दृढ़ोत्तकीय तंतु जिसको स्क्लेनकाइमेटस फाइबर कहते हैं, एंड सेकंड जो है उसको हम अस्टिल या दृढ़ कोशिका स्क्लेरॉइड्स या स्टोन सेल कहते हैं। अब जो दृढ़ोत्तकीय स्क्लेनकाइमेटस फाइबर जो है ये क्या है, ये लंबी पतली दृढ़ोत्तकीय फाइबर मींस पतला तंतु, लंबी पतली दृढ़ोत्तकीय कोशिकाएं होती हैं जिनके सिरे नुकीले होते हैं जैसे दिख रहा है डायग्राम में, दृढ़ नुकीले होते हैं। इनके भित्ति में इतना अधिक स्थूलन होता है कि इनके बीच की ल्यूमन जो होती है वो पूरी तरीके से बहुत छोटी हो जाती है और इनकी लंबाई लगभग 1 to 3 सेंटीमीटर तक हो सकती है, परंतु कुछ तंतुओं में इनकी लंबाई बहुत अधिक ज्यादा होती है। जैसे हम कैनावेल सटाइवस में देखते हैं तो वहां पर जो ये स्क्लेनकाइमेटस फाइबर है वो 0.5 से लेके 5.5 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं जिसको अलसी या लाइनम जो है उसमें इसकी लेंथ जो होती है स्क्लेनकाइमेटस फाइबर की 0.8 से 6.9 सेंटीमीटर होती है और बोहेरेमिया जो होता है उसके अंदर इसके 55 सेंटीमीटर लंबे भी हो जाते हैं। इस प्रकार से ये उच्च पादपों में सभी लंबी रैमी जो है ये सभी प्लांट्स की उच्च पादपों की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका 55 सेंटीमीटर तक के स्क्लेनकाइमेटस फाइबर होने के कारण सबसे लंबी कोशिका होती है। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्क्लेनकाइमेटस फाइबर्स की बात करते हैं तब ये जो होते हैं इसका जो तंतु हैं मेनली प्लांट के स्टील रीजन में मिलते हैं और समेन उत्तक में पाए जाते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त ये पादपों की पेरिसाइकिल रीजन में भी पाए जाते हैं। कैपेरिस के अंदर एक बीजपत्री पादपों के अंदर दृढ़ोत्तकीय तंतु आउटर कॉर्टेक्स में मिल रहे थे। इसी तरीके से वो बंडल शीट के रूप में भी पाए जाते हैं।
जाइलम तंतु जो है उन्हीं विभजित कोशिकाओं से बनते हैं, जिससे जाइलम की अन्य कोशिकाएं भी बनती हैं। स्क्लेरम काइमेटस डिफरेंट टाइप के होते हैं। उनमें फर्स्ट है जाइलरी, और ये स्तंभ में उनकी स्थिति क्या, किस पोर्शन में वो स्क्लेरम काइमेटस फाइबर मिल रहा है, तो उस आधार पर स्क्लेरम काइमेटस टिश्यू जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है जाइलरी और वुडी फाइबर। ये जो जाइलरी वुडी फाइबर्स होते हैं ये मुख्यतः जाइलम, विशेषकर द्वितीयक जाइलम का हिस्सा होते हैं, सेकेंडरी जाइलम का हिस्सा होते हैं, और ये ट्रेकिड्स के साथ ही पाए जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिब्रिफॉर्म और एक होता है फाइबर ट्रेकिड्स। लिब्रिफॉर्म जो होता है जिसको हम, ये फ्लोएम के समान, फ्लोएम तंतु के समान होते हैं और उन पादपों की वाहिनिकाओं से लंबे होते हैं। इनकी भित्ति बहुत ही मोटी और सरल गर्त युक्त होती है। तो लिब्रिफॉर्म इसका फर्स्ट टाइप हो गया लिब्रिफॉर्म, एंड सेकंड टाइप जो है वो होगा फिब्रिल फाइबर। फाइबर जो होता है ये तंतु वाहिनिकाओं और कोशवाह तंतु के मध्यवर्ती होते हैं। मतलब ये जो वाहिनिकाएं जो होती हैं जाइलम की, वेसल्स, ट्रेकिड्स और जो लिब्रिफॉर्म फाइबर है उनके बीच में इंटरमीडिएट होते हैं। इनमें बॉर्डेड पिट्स पाए जाते हैं। सेकेंड पार्ट है ना फाइबर ट्रेकिड्स में बॉर्डेड पिट्स मिलते हैं। कुछ पादपों में जाइलम के अंदर म्यूसिलेजिनस फाइबर भी मिलते हैं। इन तंतुओं में द्वितीयक भित्ति में लिग्निन की अपेक्षा सेलुलोज, म्यूसिलेज का तो सेलुलोज ज्यादा होगा, इसलिए ये वाटर अब्जॉर्प्शन का ज्यादा काम करते हैं। तो बी पार्ट जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर का मतलब होता है कि ये तंतु जाइलम और जाइलम के अतिरिक्त कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि वो तो केवल जाइलम रीजन में मिले थे लिब्रिफॉर्म और फाइबर ट्रेकिड्स। तो सेकंड जो एक्स्ट्रा जाइलरी का मतलब होता है जो ऐसे फाइबर जो जाइलम के अलावा भी पाए जाते हैं उसको हम जाइलरी फाइबर्स कहते हैं। कुछ द्विबीजपत्री पादों में ये तंतु एक खोखली बेलनाकार रचना के रूप में भी पाए जाते हैं। ये फ्लोएम और पेरिसाइकिल से भी संबंधित होते हैं, बास्ट फाइबर के रूप में भी जाने जाते हैं। कुकुरबिटा और एस्ट्रोलोकिया के अंदर परिरम में विकसित होते हैं, ये पेरिसाइकिल से विकसित होते हैं। और जूट या सन के अंदर ये प्राथमिक फ्लोएम कोशिकाओं से बनते हैं। इनके तीक्ष्ण सिरे अन्य तंतुओं के बीच में फंसे रहते हैं और आपस में मिलकर इनको मिलना निकालना कठिन होता है, तो इसलिए ये व्यावसायिक रूप से काम में आते हैं। तीसरा जो इसके जो स्क्लेरम काइमेटस फाइबर है वो है सरफेस फाइबर। ये फलों और बीजों के आवरण के रूप में मिलते हैं। जैसे कपास के तंतु के अंदर बीज की सतह पर जो फाइबर मिलेगा वो एक सरफेस फाइबर है, जो कि एक स्क्लेरम काइमेटस फाइबर का ही टाइप है। नारियल की मेसोकार्प जो होती है वहां पर कपास के तंतु जो होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, जबकि इसके तंतु जो होते हैं वो सॉफ्ट, कपास वाले जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जबकि नारियल के तंतु जो होते हैं वो सख्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, सालमिला, इनमें ये बीज कोट से भी बनते हैं। सतही तंतु वास्तव में ये तंतु नहीं है, ये तंतु कपास भराई के लिए, कपास सेमल इत्यादि बनाने के लिए काम आते हैं। और ये बीजपत्री पादपों की पत्तियों में ये अपेक्षाकृत कठोर और होते हैं। अब इन फाइबर्स का, स्क्लेरम काइमेटस फाइबर्स का मेनली काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इनकी सहायता से ही पादप अंग जो होते हैं वो विभिन्न परिस्थितियों में, मतलब किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल कंडीशन है, जैसे तेज हवा के कारण है, दबाव या खिंचाव हो रहा है, उस तरीके को वो इजीली प्रोवाइड, मतलब सहन कर सकते हैं। तो रिजिडिटी जो होती है ये प्रोवाइड करता है स्क्लेरम काइमेटस फाइबर। अनेक पादपों में जैसे कि कहीं पर सतही या सरफेस फाइबर्स भी मिलते हैं। ये व्यावसायिक तौर पर जैसे अलसी है, जूट है, ये तंतुओं के समूह पाए जाते हैं। अगेव के अंदर, मूसा के अंदर ये एकबीजपत्री पौधे असल में संवहन आच्छादित बंडल शीट से भी ढके रहते हैं और ये सत्य तंतु नहीं होते हैं, मतलब इनको हम ट्रू फाइबर्स नहीं कह सकते, परंतु ये यूजफुल जरूर होते हैं, उपयोगी जरूर होते हैं। सेकेंड टाइप जो है स्क्लेरम काइमा का सेकेंड टाइप है स्क्लेरॉइड्स और स्टोन सेल कहलाता है। और ये कोशिकाएं जो होती हैं स्टोन से, जैसे नाम से ही दिख रहा है कि ये कोशिकाएं मोटी भित्ति, बहुत ही ज्यादा उनकी जो बॉल जो होती है थिक होती है और इनकी आकृति और विभिन्न आकार वाली दृढ़ता की कोशिकाएं पाई जाती हैं और पौधों के विभिन्न अंगों में ये मिलती हैं। जब हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिजिन की बात करते हैं तो ये पौधों के उन दृढ़ या सख्त हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे बादाम है, बादाम और नारियल के अंदर है, उनकी एंडोकार्प में मिलेंगे। कुछ स्टोनी फ्रूट्स के गुदों में भी दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं और कुछ जो है कुछ स्टैम्प्स के अंदर जो है ये कॉर्टेक्स रीजन में या पिथ रीजन में भी मिलता है।
निम्फिया के अंदर है, और इस प्रकार निम्फिया की जड़ में और निम्फिया की पत्ती पे भी पाया जाता है। इस प्रकार से मैंग्रोव्स के अंदर भी जो है ये स्टोन सेल्स पाती हैं। बीजों में विशेषकर लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है उनके, जैसे मटर के अंदर, चना में है, मोठ, उनके अंदर भी जो है वो स्टोन सेल्स पाई जाती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्लेरोइड्स जो होती हैं वो कई प्रकार के, इनके टाइप्स जो है स्टोन सेल के कई प्रकार के हैं। फर्स्ट जो होती है वो इसका टाइप है, फर्स्ट कहलाता है बृहत दृढ़क, जिसको मैक्रो स्क्लेरोइड्स कहते हैं। बृहत जो है इसका साइज मतलब बड़ा होता है, छड़ के आकार की होती है, और ये जितनी भी लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है उनके अंदर, बीजों के अंदर, जैसे मटर, चना इत्यादि के अंदर आउटर सीट कोट में उपस्थित होती है, जिनको मैक्रोस्क्लेरोइड्स कहते हैं। सेकेंड है ऑस्टियोस्क्लेरोइड्स। ऑस्टियो मीन्स अस्थि। इस प्रकार से ये लंबी अस्थि के आकार मतलब बोन शेप होते हैं, और इनकी जो सिरे जो होते हैं लोब्ड होते हैं। अस्थि के आकार होने के कारण इसको हम ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, अस्थि दृढ़ कहते हैं। ये हैकिया की पत्ती के अंदर मिलता है। इसी तरीके से एस्ट्रो मीन्स जब स्क्लेरोइड का शेप एस्टर मीन्स स्टार शेप होगा तब हम उसको कहेंगे तारा दृढ़क कह लेंगे, और ये भी निम्फिया की लीफ में मिलता है। इसी तरीके से लास्ट एंड नेक्स्ट जो स्क्लेरोइड्स है वो कहलाएगा ब्रेकिस्क्लेरोइड्स कहलाता है, जिसको स्टोन सेल भी कहते हैं। ये इसके अंतर्गत सबसे एक समान व्यास वाली जो होती है, मतलब सबका जो डायमीटर जो होता है वो सबका एक समान होता है। ये कोशिकाएं पित्त में, फ्लोएम में, कॉर्टेक्स रीजन में, बार्क के अंदर और कुछ अस्टिल फलों के गुदे के अंदर पाई जाती है। दृढ़ कोशिकाओं का काम क्या है? ये भी मैकेनिकल, ये थिक सेल वॉल है तो प्लांट को ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस प्रकार से स्टेम की बार्क के अंदर, फ्रूट वॉल के अंदर और सीड कोट के अंदर ये इनको कठोरता प्रदान करता है, और इसके कारण जब बाहर की तरफ जो थिक वॉल होगी तो अंदर का जो सॉफ्ट टिश्यू जो होगा वो प्रोटेक्ट करता है। इस प्रकार से आज हमने सिंपल टिश्यू में कॉलनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा के बारे में डिटेल में स्टडी की। थैंक यू।